नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के डिजिटल मंच पर। कक्षा 12 के अंतर्गत आज विषय हिंदी में आज का प्रकरण रहेगा अपना शब्द शक्ति। देखिए, शब्द शक्ति क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। शब्द के बिना आप अपनी भाषा या अभिव्यक्ति, अपनी बात को समझाने में क्या रहते हैं, असमर्थ रहते हैं। तो अर्थात क्या हो गया इसमें कि जब हम शब्द के कोई बात कहेंगे, शब्द पहले कहेंगे, उस शब्द में क्या होती है, अपनी बात को समझाने की ताकत होती है, सामर्थ्यता होती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने विचारों, भावों और अपने क्या अभिव्यक्ति के माध्यम से ही पहचाना जाता है। जो व्यक्ति की अच्छी अभिव्यक्ति होती है वही अच्छा व्यक्ति और वक्ता माना जाता है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं शब्द शक्ति के बारे में कि क्या होती है शब्द शक्ति। सबसे पहले हम इसकी करेंगे परिभाषा। क्या करेंगे, परिभाषा, क्योंकि क्या होती है, पहचान ही सबसे बड़ी मानी जाती है। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि जिस बात को कहने की सामर्थ्यता, क्या सामर्थ्यता हो तथा उस बात के शब्द अपनी या अपने अर्थ को बताने की क्षमता रखते हैं। क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। अर्थात अपने शब्द को अर्थ में परिवर्तित करने में अपनी क्षमता बताएं। इसी में क्या होती है, यह शब्द शक्ति कहलाती है। क्योंकि आपको पता है, जब तक हम किसी बात को, यहाँ तक कि जब हम किताब पढ़ते हैं, गद्य पद्य की रचना भी पढ़ते हैं, तो प्रत्येक शब्द क्या करता है, अपने एक से अधिक शब्दों के अर्थ को लिए हुए रहता है। तो वही शक्ति क्या होती है, शब्द शक्ति कहलाती है। यानी एक शब्द के अंतर्गत अनेक अर्थों का निहित होना और उस अर्थ को क्या अभिष्ट अर्थ में परिवर्तित कर देने की कला ही, उसका सामर्थ्यता ही क्या कहलाती है, शब्द शक्ति कहलाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। तो ये होती अपनी सबसे पहले परिभाषा इसके अंतर्गत शब्द शक्ति किसे कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि शब्द शक्ति को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में। इससे क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि शब्द शक्ति के और अन्य कौन कौन से अर्थ हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके भागों के बारे में जानते हैं। कितने भागों में शब्द शक्ति को 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये इन सभी भागों में क्या होता है, अलग अलग पाठ लिखा हुआ है, विभाजित किया गया है। और वे पाठ कौन कौन से हैं, देखते हैं अब अपन। पहला पाठ देखिए, पहला भाग क्या कहता है इसके अंतर्गत, अभिधा शब्द शक्ति। क्या कहता है, अभिधा। अभिधा दूसरा कौन सा हो जाएगा, लक्षणा। और तीसरा हो जाएगा अपने व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सी हो जाएगी, व्यंजना शब्द शक्ति। देखिए एक बार फिर से देखते हैं। शब्द शक्ति यानी कि जहाँ पर बात को कहने की तथा उसके अर्थ को समझने की वह अपना समर्थता प्रकट करे, वह क्या कहलाती है, शब्द शक्ति कहलाती है। और इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो ये पाठ होते हैं इसके
अब हम इसमें देखते हैं कि इनके जो शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं और इनके अर्थों को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि जो शब्द शक्ति है, शब्द शक्ति के शब्दों और अर्थों को हम क्या कहते हैं। तो पहले एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं हम, जिससे हमें समझने में आसानी आएगी कि शब्द शक्ति के पाठ और उसके साथ ही साथ में ये उसके अर्थों को समझाने में हमें मदद करेगा। ये हम बना लेते हैं एक छोटा सा चार्ट। अब इस चार्ट के अंतर्गत सबसे पहले कौन सी आएगी, अभिधा। हमने चूंकि अभी पहले लिखा अभिधा शब्द शक्ति, फिर कौन सी आएगी, लक्षणा। कौन सी आ जाएगी, लक्षणा। और अंत में तीसरी कौन सी आ जाएगी, व्यंजना शब्द शक्ति आ जाएगी। ठीक है, समझ में, अपने अभी पीछे ही पढ़ा था ये। अब हम इसके देखते हैं, ये तो क्या है, शब्द शक्ति। ये क्या है, शब्द शक्ति है। अब इसी के अंतर्गत क्या होता है, ये शब्द होते हैं। क्या होते हैं, शब्द, यानी कि इनके शब्दों को क्या कहते हैं, जो इनसे निकलते हैं। ठीक है, तो इनके शब्दों को हम क्या कहेंगे, जो अभिधा से निकलेगा, जो अभिधा से निकलेगा उसे कहेंगे वाचक। क्या कहते हैं, वाचक। इसमें हम कहेंगे इसको वाचक शब्द। और दूसरा क्या हो जाएगा, लक्षणा में लक्षक। क्या हो जाएगा शब्द, लक्षक। और व्यंजना से क्या हो जाएगा, व्यंजन। क्या हो जाएगा, व्यंजन। ये सारे क्या है, इसके शब्द हैं। क्या है, इसके शब्द हैं। तो इन शब्दों के माध्यम से ही ये शब्द शक्ति जानी जाती है, इनकी पहचान के अंतर्गत ये आता है। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या होता है। अब इसी में क्या कहलाएगा, आगे इनके जो अर्थ, शब्द आ गया। अब हम क्या कहेंगे, इनके अर्थों को क्या कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। अर्थ में क्या आएगा, जैसा कि क्या नाम है इसका, अभिधा। शब्द कौन सा बना, वाचक बना। तो वाचक से हम इसको क्या लिख सकते हैं, वाच्यार्थ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वाच्यार्थ लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाच्यार्थ। तो ये भाव हमारा एक तो अर्थ आ गया। और अगर इसी को एक नाम और आ जाता है उसको क्या कहेंगे, अभिध्यार्थ। क्या कहते हैं इसको, अभिध्यार्थ, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अभिधेयार्थ, क्योंकि अभी सब के क्या होंगे, उनके नाम के अनुरूप ही ये पहचाने जाते हैं। अब लक्षणा है, लक्षक है। लक्षणा है, लक्षक है। अब इसी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, लक्ष्यार्थ। क्या आ जाएगा, लक्ष्यार्थ। तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है, लक्षण, ये अर्थ के अंतर्गत आ रहा है। अब हमारी तीसरी शब्द शक्ति कौन सी है, व्यंजना। और व्यंजना का शब्द कौन सा बनता है, व्यंजन बनता है। और अर्थ में क्या आ जाएगा, व्यंग्यार्थ। क्या आ जाएगा, व्यंग्यार्थ आ जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं क्या, व्यंग्यार्थ। ये अपनी क्या बन जाता है, एक छोटा सा चार्ट बन जाता है, जिसके अंतर्गत हमने ये जाना कि शब्द शक्ति के भाग कौन से हैं, उनसे शब्द कौन से बनते हैं और उनसे अर्थ कौन कौन से बन जाते हैं, और उनको उन अर्थों से बनने वाले अर्थों को क्या कहा जाता है। देख लीजिए क्या है, अभिधा से वाचक शब्द बना और वाचक के अर्थ को क्या कहेंगे इसी में, वाच्यार्थ या अभिध्यार्थ। लक्षणा से लक्षक शब्द बना और उस लक्षक के अर्थ से क्या कहेंगे हम, लक्ष्यार्थ कहते हैं। व्यंजना से व्यंजन बना और व्यंग्यार्थ बना। तो ये अपने शब्द शक्ति के 3 भाग हैं। इन तीनों भागों में आप देखिए प्रत्येक का एक छोटा छोटा रूप है। शब्दों के अर्थों को इनकी सामर्थ्यता, उनकी शक्ति के अनुसार परिभाषित किया गया है। तो चलिए अब हम इसके बारे में परिभाषा रूप में जानते हैं कि अभिधा क्या होती है, लक्षणा क्या होती है और व्यंजना क्या होती है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या आ जाएगा, इसी के अंदर अभिधा शब्द शक्ति। सबसे पहली कौन सी है, नंबर 1 पे अभिधा। कौन सी आ जाएगी, अभिधा शब्द शक्ति,
जैसा कि ये नाम से है, क्या, अभिधा, बिना बाधा के, अभिधा यानी कि बिना बाधा के। तो इसमें हम लिखेंगे इसकी परिभाषा। चलिए अब हम इसकी परिभाषा से देखते हैं क्या कहती है। जिस वाक्य के अर्थ में अभिष्ट अर्थ, क्या हो, अभिष्ट। देखिए अभिष्ट का मतलब होता है मूल अर्थ। अभिष्ट का अर्थ क्या होता है, मूल अर्थ। अभिष्ट अर्थ में बाधा न हो, क्या न हो, बाधा न हो। ये बात यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। जब किसी वाक्य को हम लिखते हैं और उसको समझने में हमें क्या हो, थोड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है, तो वो वहाँ पर क्या होता है, अभिधा शब्द शक्ति नहीं होती। लेकिन जिसका अर्थ वाक्य को देखते ही या उसको सुनते ही तत्काल समझ में आ जाए कि क्या ये अर्थ कहना चाहता है, ये क्या हमें समझाना चाहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अभिधा। न हो तो उसे क्या कहेंगे, अभिधा। क्या कहेंगे, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसको एक और भाषा में हम जान सकते हैं कि अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है। अर्थात इसमें आगे लिखते हैं इसी के अंतर्गत, अर्थात जिस वाक्य को समझने में कोई बाधा न हो तथा उसका मुख्यार्थ स्पष्ट हो जाए तो वहाँ अभिधा क्या होगी, अभिधा शब्द शक्ति होगी। क्या होगी, अभिधा शब्द शक्ति होगी। ये तो हमारी हुई अभिधा शब्द शक्ति को परिभाषित किया है हमने। देखिए एक बार फिर से देखते हैं कि जिस वाक्य में क्या हो, उसका अभिष्ट अर्थ, क्या हो, अभिष्ट अर्थ हो, उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, जो हमें तत्काल समझ में आ जाए, जिसको सुनते ही और देखते ही कि ये वाकई में क्या कहना चाहता है। जैसे कि मैं ये लिखती हूँ यहाँ पे, क्या लिखूँ, जैसे लिखती हूँ, वह बैल है, वह बैल है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो प्रस्तुत उदाहरण के अंतर्गत आप ये देखिए, ये जो हम लिख रहे हैं बैल शब्द और स्कूल शब्द, क्या लिख रहे हैं, बैल और स्कूल शब्द लिख रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हमें इन शब्दों को सुनते ही हमारे मस्तिष्क में एक विचार आता है, एक चित्र आता है कि बैल क्या है, एक चौपाया जानवर है। क्या है, बैल एक चौपाया जानवर है। और स्कूल क्या है, ज्ञान को प्राप्त करने का एक स्थान है। तो इनके माध्यम से हम ये जानते हैं, इनके अर्थ में हमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। तो इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से हमें ये समझ में आया कि हमारे इसमें वाक्य के अंतर्गत इन शब्दों के अर्थ को जानने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। इसका सरल और सीधा सीधा हमने क्या ले लिया है, अर्थ ले लिया है। तो अर्थात यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होगी, यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होगी। ठीक है, तो अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत किसी भी प्रकार का मुख्यार्थ में बाधा नहीं होती है। नेक्स्ट करते हैं अब अपन क्या करेंगे, सेकंड कौन सी थी, याद है ना आपको,
सेकंड भाग था इसका लक्षणा। क्या है? लक्षणा। तो लक्षणा शब्द शक्ति क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति। अब देखिए नाम के अनुरूप ही कार्य है इसका भी कि लक्षणा शब्द शक्ति, अर्थात जिस वाक्य से किसी रूढ़ि या लोक प्रचलित, क्या? रूढ़ि या लोक प्रचलित अर्थ के लक्षण प्रकट होते हैं या लक्षण के रूप में उसका अर्थ प्रकट होता है, तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। क्या होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो चलिए इसको हम परिभाषित करते हैं कि क्या कहती है लक्षणा शब्द शक्ति। देखिए, जिस वाक्य या शब्द में लिख लेते हैं, ठीक है, जिस वाक्य या शब्द में रूढ़ि, देखिए रूढ़ि शब्द क्या होता है? रूढ़ि का तात्पर्य होता है कि वे बातें या वे शब्द जिनको हम क्या नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, उनकी व्युत्पत्ति नहीं लिख सकते, यानी कि वही आपको प्रॉपर परफेक्ट वही शब्द ही आपको लेना है, तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो वो क्या कहलाएगा? रूढ़ि शब्द कहलाता है। रूढ़ि व लोक प्रचलित, रूढ़ि व लोक प्रचलित, अब रूढ़ि तो और वही क्या होगा ना, लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग होता है। क्या होता है? शब्दों का प्रयोग होता है। तो वहां पर क्या होती है? प्रयोग होता है तथा होता है तथा उसके लक्षण या लक्षक प्रकट होते हैं। अब देखिए लक्षक का मतलब क्या है? उसका शब्द प्रकट होते हैं तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? वहां पर हमारे लक्षणा शब्द शक्ति होगी। वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होगी। लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक है, यानी कि जहां पर क्या हो, उसके अर्थ की में उसके लक्षण प्रकट हो, तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तो ये इसकी क्या हो जाती है? परिभाषा हो जाती है। लक्षणा में अर्थात उस व्यक्ति के, उस वस्तु के, स्थान के, उसके क्या प्रकट होने चाहिए? लक्षण प्रकट होने चाहिए। क्या प्रकट होने चाहिए? लक्षण प्रकट होने चाहिए। जैसे कि देखिए इसमें क्या है, लिखते हैं लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय शेर थे। क्या थे? शेर थे। अब देखिए इसके अंतर्गत हमने देखा कि इस वाक्य में ये जो शब्द है शेर शब्द, अब शेर मतलब यहाँ पे किसी व्यक्ति को किसकी तुलना की जा रही है? शेर से। अब शेर का तात्पर्य क्या है? जानवर और ये नहीं है, मतलब वो क्या है? बहुत बलशाली बुद्धि वाले व्यक्ति थे, है ना। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? शेर का तात्पर्य उसकी बल और बुद्धि। अब आप कहेंगे कि बुद्धि कैसे? क्योंकि शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है। ताकतवर तो चीता भी होता है और शेर भी होता है, परंतु चीता तो कभी जंगल का राजा नहीं बना, शेर ही क्यों बना? शेर इसलिए, शेर बल के साथ साथ बुद्धि के साथ कार्य करता है। उसको ये पता है कि मुझे कब हमला करना है, कब अपने शिकार को अपने पास बुलाना है और कैसे बुलाना है, जानवरों को अपने साथ कैसे रखना है, किस प्रकार रखना है, ये सब क्या होती है? शेर में बुद्धि होती है। तो लाला लाजपत राय को हमने किस तौर पे जाना? बल और बुद्धि के तौर पर जाना, उनके लक्षणों को जाना, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लाला लाजपत राय का जो हमने उदाहरण दिया है, ये लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। और ये क्या बात है? ये बात लोक प्रचलित है। कैसी है? लोक प्रचलित है, क्योंकि अब तो हम क्या कर रहे हैं? उनके बारे में पढ़ ही रहे हैं और जो लोग कहते हैं वही सुन रहे हैं।
तो इसके अंतर्गत क्या बात आ रही है, लोक प्रचलित बातों के अर्थ का क्या हो, उसमें लक्षण प्रकट होता है, उसके अर्थ में क्या होता है, उसके लक्षण प्रकट होता है। तो वहां पर क्या होती है, लक्षणा शब्द शक्ति। चलिए अब अगला अपने देखते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति के भी कितने, 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, लक्षणा के 2 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद कौन सा होता है, रूढ़ि लक्षणा। कौन सी होती है, रूढ़ि। फिर दूसरी प्रयोजनवती। कौन सी, प्रयोजनवती। ये 2 शब्द शक्तियां हैं, इसके भाग है। रूढ़ि में क्या कहता है, रूढ़ि के अंतर्गत लक्षणा शब्द शक्ति ये कहती है, क्या कहती है कि जिस अर्थ में या जिसका अर्थ कैसा हो, जिसका अर्थ रूढ़ शब्दों व अर्थ में समाहित हो, वहां पर कौन सी होगी, रूढ़ि। कौन सी होगी, रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अब यहाँ पे बार बार लक्षण लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि हम कौन सा पढ़ रहे हैं, लक्षणा शब्द शक्ति पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि उसमें क्या होना चाहिए, उसके लक्षण होने चाहिए, तो वहाँ पर किया जाता है। अब इसी के अंतर्गत हम लिखते हैं प्रयोजनवती में कि जिस वाक्य या शब्द में किसी रूढ़ि या प्रयोजन के कारण उन शब्दों का प्रयोग कर अर्थ निकाला जाए तो वहाँ कौन सी होगी, प्रयोजनवती। कौन सी होगी, प्रयोजनवती लक्षणा होगी। ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। अब आप इसमें हम देखते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं साथ साथ में, फिर थोड़ा और वापस समझ लेंगे अच्छे से कि रूढ़ि क्या है। जैसे मानिए कि हम कहते हैं गंगा पवित्र है। क्या है, गंगा पवित्र है। तो गंगा नाम आते ही क्या है, पवित्र है, ये तो हो गया। लेकिन अगर इसी गंगा नदी को हमने क्या लिख दिया, मेरा घर गंगा पर है, मेरा घर गंगा पर है, तो अब इसमें क्या है, ये गंगा नदी का क्या है, पवित्र भाग है, तो गंगा पर है। अब ऐसे तो नहीं नदी पे कोई घर हो सकता है, नहीं हो सकता, या तो उसके आसपास है, परंतु क्या है, इसके अंतर्गत ये बात कही गई है क्या, नंबर 1 पवित्रता की और नंबर 2 क्या, स्वच्छता की। क्या, स्वच्छता की। बहुत स्वच्छ है मेरा घर, गंगा जैसा स्वच्छ और पवित्र है। उसी प्रकार से हम प्रयोजनवती में देखते हैं, वह तो ऊंट जितना लंबा हो गया है। क्या हो गया है, उदाहरण है भाई, कोई बुरा मत मान जाना, ये तो एक छोटा सा। वह तो ऊंट जैसा हो गया है ना। ये एक छोटा सा उदाहरण है जिससे हम समझ लेते हैं। देखिए ऊंट जैसा होना, अब ऊंट जैसा होना यानी कि उसमें क्या है, उसकी लंबाई, कोई कारण है उसको कहने का, क्या है, कारण है। तो ऊंट क्या है, लंबा है, तो लंबा होने के कारण उस व्यक्ति की क्या कहा गया कि तू तो ऊंट जैसा लंबा हो गया है। ये तो हो गई लक्षणा शब्द शक्ति अपनी। अब इस लक्षणा के बाद में एक छोटी सी रह गई अपनी व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सी रह गई है, व्यंजना शब्द शक्ति। ये अपना इसका तीसरा और अंतिम भाग है। तो इस व्यंजना में क्या आता है कि जिस वाक्य में क्या, जिस वाक्य या शब्द में
न तो मुख्यार्थ हो, न तो क्या हो, मुख्यार्थ हो, और न ही लक्ष्यार्थ हो। चलो अब ये तो कह दिया इसने, न ही क्या हो, लक्ष्यार्थ हो, अर्थात क्या हो, तीसरा अर्थ ही निकलेगा। क्या होता है, तीसरा अर्थ ही निकलेगा। मतलब ना मुख्यार्थ है और ना ही लक्ष्यार्थ है, बल्कि क्या, बल्कि उसका अन्य अर्थ, बल्कि उसका अन्य अर्थ प्रकट हो, अन्य अर्थ प्रकट हो। वहाँ पर क्या होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। देखिए व्यंजना का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये भी देख लेते साथ साथ में। व्यंजना का अर्थ होता है रहस्य बताना। क्या, रहस्य बताना, स्पष्ट करना, ये इसके क्या है, अर्थ है, मेन बात। यानी कि जो व्यक्ति के मन में बात है या जो उस वाक्य में बात है वो क्या करना, उसको स्पष्ट करना और उसका रहस्य में बतलाना, यही इसके अंतर्गत प्रकट होता है व्यंजना शब्द शक्ति में। जैसे अब इसका दो उदाहरण देख लेते हैं कि उदाहरण में क्या कहता है। उदाहरण के अंतर्गत कहता है कि प्रधानाचार्य ने चपरासी से कहा कि 2 बज गए हैं। क्या कहा, 2 बज गए हैं। अर्थात अब इसमें प्रधानाचार्य जी क्या कह रहे हैं चपरासी से, और उनके कहने का तात्पर्य क्या है कि स्कूल की घंटी बजाने का समय हो गया है, विद्यार्थियों की छुट्टी करने का समय हो गया है। तो ये यहाँ पर इसका अर्थ चपरासी ने इस प्रकार से लिया और उनका अर्थ क्या हो गया, रहस्य स्पष्ट हो गया और सही मायने में उसका अर्थ भी स्पष्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें जो है इसके 2 भाग हैं। कौन से हैं, व्यंजना के 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं कि एक छोटा सा ही रहा है बस अब इसमें, शाब्दी और आर्थी। कौन सा है, शाब्दी और आर्थी। शाब्दी मतलब जो शब्द पर आधारित हो, शब्द पर आधारित, और आर्थी में अर्थ पर आधारित। क्या होता है, अर्थ पर आधारित। ये इसके भाग है 2। कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। ये शाब्दी के अंतर्गत आता है। ये व्यंजना शब्द शक्ति हो गई आपकी, और ये आपकी कंप्लीट हो गई है शब्द शक्ति हो गई है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और इसी उत्साह से आप आगे हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।